नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। मारो राजस्थान में बात करेंगे किसान आंदोलन की। आंदोलन को आज 33 दिन हो गए। किसान आज कल होने वाली बातचीत पर अपनी राय सरकार तक भेजेंगे। बात कांग्रेस के स्थापना दिवस की भी करेंगे। आज प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बात बजरी माफिया की भी करेंगे। बुलेटिन में बात सर्दी के सितम की भी होगी। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों को अलर्ट जारी किया है, लेकिन उससे पहले टॉप 10 महानगर। और अब बात बजरी माफिया की करते हैं, जो बेलगाम हो गए हैं। श्रीगंगानगर में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां खनिज विभाग ने बजरी से भरे 2 ट्रोले पकड़े। वहीं कोटा में ग्रामीण थाना पुलिस लगातार बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है और जिले में अवैध बजरी परिवहन लगातार जारी है। जबकि बाड़मेर में लीज की आड़ में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें श्रीगंगानगर, कोटा और बाड़मेर की, जहां पर बजरी खनन लगातार जारी है। बजरी खनन को लेकर लाख कोशिश की जा रही है माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर के, लेकिन अभी तक इसका। और चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चलते हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में। तो कांग्रेस का स्थापना दिवस 136वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। तमाम कांग्रेसी नेता इस दौरान मौजूद हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद हैं। 28 अक्टूबर 1885 में क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार 135 कांग्रेस की स्थापना और इसको लेकर के आज 136वां दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाएं कांग्रेस दफ्तर की, बाकी तस्वीरें भी दिखाएं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता। मैडम थोड़ा सा हट जाना, थोड़ा सा। तो कांग्रेस का स्थापना दिवस और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई है। कांग्रेस के तमाम वरीय नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसको लेकर के आज कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीसीसी से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा भी निकाला जाएगा राजस्थान में, और इसके दौरान कई नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद दिलचस्प 136वां स्थापना दिवस को लेकर के ये तस्वीरें। कांग्रेस के तमाम वरीय नेता मौजूद हैं और इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। तो अब तक कांग्रेस पार्टी में 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। आज़ादी के बाद 73 सालों में कांग्रेस में 18 अध्यक्ष बने हैं। 73 सालों में ज़्यादातर समय नेहरू गांधी परिवार के से अध्यक्ष रहा है। 38 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ने अध्यक्ष पद संभाला है। तो कांग्रेस के स्थापना दिवस से आज तक की ये बात बता रहे हैं, जहां पर 73 सालों में कांग्रेस में 18 अध्यक्ष बने हैं। 73 सालों में ज़्यादातर समय नेहरू गांधी परिवार से अध्यक्ष रहा और 38 साल नेहरू गांधी परिवार से ही सदस्य के अध्यक्ष पद को संभाला है। तो भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज 136वां स्थापना दिवस मना रहा है। कांग्रेस आज 136वां स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस अपने काफ़ी कठिन दौर से भी गुजर रही है। नेतृत्व को लेकर अंदरूनी घमासान की वजह से पार्टी को लेकर के कई बार सवाल भी उठे हैं।
हालांकि आज़ादी के 62 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का जन्म हुआ था। स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और उसी के दिन से कांग्रेस अस्तित्व में आया। हालांकि ए.ओ. ह्यूम जीवित नहीं रहे और ए.ओ. ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसके बाद कांग्रेस अस्तित्व में आया। तो ये तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ये देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही है। आज 136वां स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस अपने काफी कठिन दौर से गुजर रही है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस और इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर 11 बजे ध्वजारोहण होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा का मकसद है किसान कानूनों का विरोध करना, तो ये यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा सेवादल की एक किसान संघर्ष यात्रा है, उसको भी आज रवाना किया जाएगा और सेवादल की ये संघर्ष यात्रा 3.5 दिनों में होते हुए करीब 15 दिन तक ये यात्रा लगातार चलेगी। तो ये बड़े कार्यक्रम आज कांग्रेस स्थापना दिवस पर रहने वाले हैं। इस बार जो पूरी थीम है कांग्रेस स्थापना दिवस की, वो केंद्रीय और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी नहीं आती हूँ। तो कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ गोवर्धन लगातार जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, बताइए कि क्या कुछ तैयारी है और कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस मुखर है और लगातार ये कृषि कानून को वापसी की मांग कर रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा भी निकाला जा रहा है, क्या कुछ तैयारी? जो स्थापना दिवस है वो कांग्रेस का जो केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध के थीम पर है। आज से 3 दिन का अभियान भी कांग्रेस चल रही है कृषि कानूनों के खिलाफ, जिसके तहत सारे जो मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं उन सबको जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। जो किसान हस्ताक्षर अभियान चलाया था कांग्रेस ने, उसके वक्त जो जिम्मेदारियां नेताओं को दी गई थी, उन्हीं नेताओं को वापस अब जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक में जाकर के और किसान कानूनों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसानों से संवाद करें। तो आज से ये अभियान शुरू हो रहा है। गोवर्धन, ये सवाल उठ रहा है कि चूंकि ये भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ये देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जो अभी की मौजूदा स्थिति है उसमें कई तरह की बातचीत सामने आ रही है कि संगठन को मजबूती को लेकर, अंदरूनी घमासान को लेकर के हमने कई बार देखा है कि कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं और हाल में ही अध्यक्ष पद को लेकर के भी राहुल गांधी का नाम आगे सामने आया है। ऐसे में आप किस रूप में इसे देख रहे हैं और क्या वाकई में कांग्रेस को अब और मजबूत होकर के देश के सामने उभर कर सामने आना होगा? बिल्कुल, देखिए पिछले लंबे समय से जब से कांग्रेस चुनाव राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आती हूँ। तो
कांग्रेस का स्थापना दिवस और इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं है, इसको लेकर के सवाल किया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी इस पर कुछ भी जवाब नहीं दी। प्रियंका गांधी जरूर कार्यक्रम में मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हालांकि इस बीच अब अध्यक्ष पद को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उसको लेकर के शिवसेना ने मुखपत्र सामना में शरद पवार को यहाँ पर आगे करने की बात कही है, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कई गुट के जो नेता हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में हैं और इसको लेकर के वो लगातार मुखर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई की है। गणेशगढ़ में बजरी से भरे 2 ट्रोले पकड़े गए हैं। 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बजरी माफिया अपने करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन जो अवैध बजरी के परिवहन है वो लगातार जारी है। माफिया लगातार लाखों करोड़ों का सरकार को चूना लगा रहे हैं। हालांकि इसमें प्रशासनिक सांठगांठ से भी बात सामने आ रही है और इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि हाल में ही 8 पुलिस कर्मियों को इस मामले में निलंबित किया गया है कि बजरी माफियाओं के सांठगांठ के आरोप लगे हैं उन पर में। हम आपको कोटा की तस्वीर दिखा रहे हैं। कोटा की ग्रामीण थाना पुलिस लगातार बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अवैध बजरी परिवहन का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो जो है वो खतौली थाना इलाके के घटोद और फरेरा इलाके में हो रही अवैध बजरी परिवहन का बताया जा रहा है। वीडियो में अवैध बजरी के ट्रैक्टर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि बजरी माफियाओं से पुलिस की मिलीभगत के आरोप के बाद 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया था। इसके बावजूद भी लगातार जो है माफिया सक्रिय हैं और अपनी नाकाम कोशिश लगातार उनकी जारी है। उधर कोटा के बाद बात बाड़मेर की करें तो जिले में इन दिनों प्रशासन की साह से अवैध बजरी खनन जोरों पर चल रहा है। सिंधरी उपखंड के जालीखेड़ा गांव से ये वीडियो सामने आया है। दरअसल जिले के सिंधरी उपखंड के भाटाला, घुडाला और जालीखेड़ा गांव के पास बजरी खनन माफियाओं ने गैंगवार के बाद खनन बंद कर दिया था, लेकिन अब लीज की आड़ में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुड़ामालनी क्षेत्र के कई गांवों में बजरी खनन जारी है, जो पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वहीं शनिवार को जालीखेड़ा गांव के निकट लूनी नदी में हो रहे अवैध खनन नाके पर जाकर ग्रामीणों ने खनन रुकवाया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना के बाद गुड़ामालनी तहसीलदार, थानाधिकारी महेंद्र सिरभी और पटवारी मौके पर पहुंचे। मौके पर हिटाची मशीन होने और अवैध खनन के पुख्ता सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में न्यूज 18 के सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या बजरी माफिया को वर्दी का खौफ नहीं है? जिस तरह से लगातार बजरी माफिया खनन कर रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी बजरी खनन आखिर क्यों जारी है, यह भी बड़ा सवाल है। लाखों करोड़ों का चूना लग रहा है सरकार को, लेकिन अवैध बजरी का खेल रुक नहीं रहा है। आखिर कब लगेगा प्रदेश में बजरी पर ब्रेक, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना होगा। क्यों बजरी पर फेल हो रहा सरकार का एक्शन प्लान? क्योंकि सरकार लगातार बजरी माफियाओं पर नकेल कसने के लिए तमाम प्लान तो बनाती रही है, लेकिन उस प्लान का अमल होता कहीं पर दिखाई नहीं जा रहा है। वही जो एक्शन प्लान लिया जा रहा है उसका कहीं पर खौफ उन बजरी माफियाओं में नहीं दिखाई जा रहा है। चलिए हमारे साथ बाड़मेर से प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, सवाल वही है कि क्या बजरी माफिया पर सरकार के जो एक्शन प्लान है वो फेल होता नजर आ रहा है? उस एक्शन प्लान का कहीं भी खौफ बजरी माफियाओं में नहीं है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन पर जरूर सवाल उठ सकता है, क्योंकि सरकार को लाखों और करोड़ों का यहां पर चूना लग रहा है।
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बजरी माफिया जो है अपन पे है, ये ऑल ओवर पूरे राजस्थान का घटनाक्रम है और पूरे बाड़मेर के अंदर जो लोग अवैध तस्कर थे वो इस पूरे खेल में शामिल हो गए। तो इसके बाद में अवैध खनन को लेकर बहुत ज्यादा जोरों पे चल रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। बाड़मेर के अधिकारी और प्रशासन पर भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि ये रात के अंधेरे में ये सारा खेल करते हैं और नदी की तलहटी में जाकर के ये लोग खनन करते हैं। उसको लेके ग्रामीणों को कई बार विरोध सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह कि गुड़ामालानी में इन आपसी जो द्वंद्व है, इसके बीच में गैंगवार भी हुआ था, जिससे एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खनन माफिया है ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस तरीके की हालांकि कार्रवाई प्रशासन अपने स्तर पे कर रहे हैं। माइनिंग विभाग का जो कहना है, उनके पास पूरा का पूरा जाब्ता नहीं है, उनके पास टीम है वो बहुत सीमित है, तो वो पूरे जिले की निगरानी करने में भी अपने आप में कहीं न कहीं असक्षम से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े स्तर के जो माफिया है, खनन माफिया है, जो तस्करी में पहले लिप्त रहे थे, वो लोग इस पूरे खेल में अब खेल खेल रहे हैं और इसमें लिप्त है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही स्थिति दयनीय हो रखी है और प्रशासन को बड़े स्तर पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। जी चलिए, हमारे साथ अशोक शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि नदी को बचाना है, लेकिन नदी के सीने को छलनी किया जा रहा है अवैध रूप से बजरी माफिया की तरफ से। इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत है। हमने हाल में ही देखा है कि 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है बजरी माफियाओं के साथ घाट के मामले में, लेकिन ये कार्रवाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या ठोस कदम उठाने में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पीछे है? देखिए कल्याण, निश्चित तौर पर प्रशासन और पुलिस की मिली भगत के बिना बजरी माफिया अपना इस इतने बड़े काले धंधे को सफल नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की मिली भगत इस मामले में रहती है, तभी बजरी माफिया पूरे प्रदेश में बजरी का परिवहन कर पा रहा है और अवैध खनन कर पा रहा है। हालांकि श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कुछ दिनों पहले खनन विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि जिले में हो रहे अवैध बजरी परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसी का परिणाम है कि आज लगातार दूसरे दिन खनन विभाग ने अल सुबह 2 बजरी से भरे ट्रोलों को जब्त किया है और उन पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले कल खनन विभाग ने कल शाम को सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में अवैध जिप्सम से भरे हुए एक ट्रोले को पकड़ा था। उस पर करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। चूंकि जब उसने 1.5 लाख रुपए जुर्माना जब उसने जमा नहीं कराया तो उस ट्रोले को जब्त करके सूरतगढ़ सदर थाने में रखवा दिया गया है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई ऑफिशियली कल्याण जी हम कहेंगे कि ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है, क्योंकि पूरी रात अवैध बजरी से भरे हुए ट्रकों का परिवहन होता है। अवैध जिप्सम से भरे हुए ट्रोले दिन पूरी रात सड़कों पे गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। ऊपर से कोई दबाव आता है, मीडिया का जब दबाव होता है प्रशासनिक मशीनरी पर, तब जाके ये फौरी कार्रवाइयां की जाती है। इस कार्रवाई को और सख्त बनाने की जरूरत है, प्रशासन के द्वारा और ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जी कल्याण, निश्चित तौर पर प्रेमदान, क्या जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि लगातार हम देखते हैं कि बजरी माफिया जब भी रोड से एक सीमा से दूसरी सीमा में गुजरते हैं तो वहां पर वो कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। हमने हाल में ही एक ऑपरेशन भी किया था बजरी माफियाओं को लेकर के, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो इसके जो माफिया जो हैं वो लगातार पुलिस को पैसे दे करके बजरी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठ पा रहा है। ऐसे में क्या पुलिस को एक और प्लान की बनाने की जरूरत है, एक ठोस प्लान बनाने की जरूरत है जिससे इन पर नकेल कसा जा सके? प्रेमदान, चलिए प्रेमदान से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ये मान लिया जाए कि अब जिस तरह से कार्रवाई लगातार हो रही है लेकिन माफिया पर लगाम नहीं लग रहा है, ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन को एक ठोस रणनीति के तहत एक मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है इन बजरी माफियाओं को रोकने के लिए? कल्याण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बजरी दोहन पर रोक लगाई थी और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वो इस पर प्रभावी कार्रवाई करे वरना इसका वायलेशन माना जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंदर 6 विभाग शामिल हैं, न सिर्फ पुलिस बल्कि प्रशासन, राजस्व, वन विभाग, खनन विभाग और परिवहन विभाग शामिल है। यानी कि इस पे कार्रवाई का जिम्मा संयुक्त रूप से बनाया गया और सभी एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई उपखंड अधिकारियों को कि उनके अधीन ही ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखा जाता है कि जो कार्रवाई होती है या की जाती है
उसमें मुख्य भूमिका पुलिस की रहती है, क्योंकि पुलिस के थानों से होकर सामने से जाके वाहनों को गुजरना पड़ता है। ऐसे में जो बजरी माफिया है उनका लिंक कहीं न कहीं पुलिस से बैठ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही के अंदर जो हमारे एसपी हैं टॉप के ओम प्रकाश, उन्होंने एक बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी की। उसके अधिकांश जो कांस्टेबल थे उनके ट्रांसफर शिकायतें थे, और वो शिकायतें खास तौर से बजरी माफियाओं से उनकी लिप्तता रही है। कुल मिला के ये है कि कार्रवाई जो है वो तो लगातार की जा रही है। टोंक जिला उन जिलों में शामिल है जहाँ प्रदेश में सर्वाधिक बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यहाँ 1000 से अधिक जो है वो वाहन जब्त किए गए हैं, इतने ही आदमी यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं, दुपहिया वाहन, रेकी करने वाले वाहन, गाड़ी मालिक गिरफ्तार किए। उसके बावजूद बजरी माफियाओं का तंत्र इतना मजबूत है कि वो रोजाना सैकड़ों वाहन टोंक से निकाल के जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर इन जिलों में ले जाते हैं। जी कल्याण। निश्चित तौर पर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सवाल ये उठ रहा है कि चंद पैसों में यदि खाकी बिक जाए तो ऐसे में मनोबल तो बढ़ेगा ही, बेखौफ होकर बजरी माफिया इस तरह के खेल तो खेलेंगे ही। ऐसे में क्या उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है जो इस खेल में संलिप्त हैं और उन पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आपने जो ये मुद्दा उठाया ये मुद्दा है, और इस पे जो है कई बार राज्य सरकार से भी डायरेक्शन मिले हैं, कई बार जो संयुक्त बैठकें होती हैं उनमें भी इस तरह की बात होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के अंदर अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 10 पुलिसकर्मी और थानाधिकारी बजरी के मामले के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। इट मीन्स ये है कि कहीं न कहीं इस खेल के अंदर खाकी भी मिली हुई है, लेकिन हम पूरे विभाग को ये नहीं कह सकते कि वो मिला हुआ है। जिन थानों से होके बजरी के वाहन निकलते हैं या बजरी दोहन की जाती है, वहां इस तरह की लिप्तता जरूर मिल जाती है। जी कल्याण। चलिए, हमारे साथ अशोक भी जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या आप जब इस तरह की खबर को निकालते हैं या देखते हैं, जब हमें भेजते हैं, तो क्या आप पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी से बातचीत करते हैं तो उनका क्या कहना रहता है इस मामले पर लेकर? देखिए, इस मामले में कार्रवाई के दौरान हमेशा प्रशासन का यही कहना होता है कि वो अपने पास उपलब्ध संसाधन और मैन फोर्स के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह की उनके पास मैन पावर अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि पूरी रात जहां सैकड़ों ट्रक बजरी से भरे हुए गुजरते हैं तो उनमें से 1 या 2 ट्रक्स को पकड़ लिया जाता है और कार्रवाई कर दी जाती है और लिपापोती कर दी जाती है। कुल मिला के बात यह है, जबकि आवश्यकता है बहुत बड़े ऑपरेशन को चलाने की, बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की। कई बार हमने ये भी देखा है कि कार्रवाई के दौरान जो टोला चालक होते हैं वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी हवाला देते हैं आरटीओज को या फिर खनन विभाग के अधिकारियों को या पुलिस को भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है जो फलाना पॉलिटिशियंस का ये ट्रक है या उनके संरक्षण में है। यही एक व्यवहारिक समस्या है जो हमारे सामने हमको फिर में देखने को मिलती है। तो अशोक, क्या सफेद पोस्ट का इसमें हाथ तो होने से इनकार नहीं किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन पुख्ता तौर पर यह भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्रशासन लगातार इन पे कार्रवाई कर रहा है। हमने देखा है कि मरतबा ये ट्रक ट्रॉला चालक या बजरी के परिवहन करने वाले उन सफेद पोस्टों का जिक्र करते हैं, लेकिन प्रशासन उन पे कार्रवाई करता है, उन सब चीजों को डिनाई करता है। लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि उनके पास जो मैन पावर है वो काफी लिमिटेड। निश्चित तौर पर अशोक, जरूरत है एक ठोस रणनीति बनाने की पुलिस प्रशासन को, जिससे कि इन बजरी माफियाओं का जो मनोबल है उसको खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान, अशोक और मनोज हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात दौसा की करते हैं, जहां के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में परिवहन विभाग के कर्मचारी ट्रकों से अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। ये तस्वीरें बीती रात की बताई जा रही है। दरअसल NH-21 से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह जगह जिला मुख्यालय की है, जहां चंद मीटर दूर कलेक्ट्रेट है और अन्य बड़े अफसरों का कार्यालय भी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अवैध वसूली का यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रकों से किस तरह से अवैध वसूली की जा रही है और इसके बाद कहा यह जा रहा है, ये तस्वीरें दौसा की है। आपको बता दें कि जहां के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली का ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस वीडियो के देखने के बाद जो इसकी सत्यता है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये वीडियो बीती रात का है और ये बीती रात किसी जो राहगीर है उसने ये वीडियो बनाया है।
जिसमें ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन जो परिवहन विभाग है उसके पास भी ये वीडियो पहुंच गया है, जो बड़े अधिकारी उनके पास ये वीडियो पहुंच गया है। ऐसे में जो है वो जांच की बात कह रहे हैं कि जांच करवाई इस वीडियो में कितनी सत्यता है। लेकिन यदि ये वीडियो सत्य है तो इसमें जिस तरह ट्रकों को रोका जा रहा है और ट्रकों से एक वर्दी में जो परिवहन कर्मी है वो अवैध रूप से वसूली करता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे डंडा दिखाकर जो ट्रक चालक है वो उनको पैसे दे रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में अवैध वसूली दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि अवैध वसूली कौन कर रहा था और यह वीडियो कब का है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है वो बीती रात को ही हुआ है और बीती रात का ही बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, जो यहाँ के दौसा के आरटीओ हैं, वो मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रकों से अवैध वसूली का ये वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जरूर संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई करने की बातचीत कही है, जांच की बात कही है। दरअसल NH 21 से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। और अगली बड़ी खबर उदयपुर से है, जहां चाकू से हमला कर युवक का मर्डर किया गया है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। काजीपीर इलाके की यह घटना है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद और इसके बाद युवक की हत्या की गई है। काजीपीर इलाके की यह घटना है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।